बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस और उसके टाइप्स एरोबिक एंड एनारोबिक। तो हम लोग जानते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, जो कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए रिस्पायरेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन बेसिकली क्या है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए तो वो क्या किस प्रोसेस से लेते हैं, हम रिस्पायरेशन से लेते हैं। तो जो हम रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं उसका मेकनिज़म हम देखेंगे कि वो किस तरह से किस सीरीज़ में जो है ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट होता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं फूड लेते हैं, उस फूड की ब्रेक डाउन यानी जो ग्लूकोज होती है ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए सेल में उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो ये कितने स्टेप्स पे ये कंसिस्ट होता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शन पे मुश्तमिल होता है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी जो रिएक्शंस है जिनको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं आगे उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। तो क्या होता है, ऐसे लार्जर मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मालिक्यूल्स बनाना। इसी तरह से ये जो रिस्पायरेशन में भी हम क्या करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं उसकी और उसको स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और आगे उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और इसको हमने अपनी आसानी के लिए समझने के लिए मज़ीद इसको जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल्स एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम डिस्कस करें, जिस तरह आप लोगों को पता है कि ग्लाइको का वर्ड जो है ग्लूकोज एंड लाइसिस का वर्ड जो है स्प्लिटिंग यानी ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है, क्या होगा इसमें इन्वॉल्व, कि जो ग्लूकोज हम लेते हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और ये होती कहाँ पे है, ये सेल की साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रहा है। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी तो हम उसको कहेंगे एरोबिक, अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम उसको कहेंगे एनारोबिक। यानी ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, ये दोनों एरोबिक एंड एनारोबिक में दोनों में फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सेम होगा। तो ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको एरोबिक और नहीं होगी तो उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनता क्या है कि जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं वो अपनी सेल अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के। तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मालिक्यूल जो कि 6 कार्बन है इसकी ब्रेक डाउन होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मालिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन कंपाउंड की ब्रेक डाउन होगी और ये 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर एडीपी और इसके साथ NAD पॉजिटिव के मालिक्यूल्स ऐड होंगे और इसकी ब्रेक डाउन होने के बाद ये 2 पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, एक ATP का मालिक्यूल और इसके साथ NADH का मालिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है, ग्लाइकोलिसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि ये जो इसी को कंटिन्यू करने के लिए आगे ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, क्रेब्स साइकिल से पायरोविक एसिड के जो मालिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, पायरोविक एसिड के मालिक्यूल्स जो हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे और उसके साथ क्या बनेगा, साथ ATP, NADH एंड FeDH2 के मालिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन अगर हम क्रेब्स साइकिल को देखें, स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि जो पायरोविक एसिड के मालिक्यूल्स हैं, 2 पायरोविक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 2 कार्बन कंपाउंड जिसको हम एसिटाइल को एंजाइम कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पायरोविक एसिड का मालिक्यूल पहले एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा और फिर आगे वो किस में एंटर हो जाएगा, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। जो क्रेब्स साइकिल की अगर हम इस इक्वेशन को देखें या तो क्या होता है, पायरोविक एसिड से ये एसिटाइल को एंजाइम बने, को एंजाइम से क्या हुआ आगे ADP
FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव के मालिक्यूल्स एंटर हुए। अब इसमें जो ADP है, आपको पता है कि ये एनर्जी बजट एनर्जी मालिक्यूल है, और FAD प्लस और NAD प्लस जो हैं ये को इंजाइम्स हैं। ये जब इसके अंदर एंटर होंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो आगे इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP के मालिक्यूल, NADH के और FADH2 के मालिक्यूल्स बन जाएंगे, जो कि क्या हैं, ये हमारे पास एनर्जी बजट हैं जो कि हमें सेल के लिए चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इसकी स्टेज है, फाइनल स्टेप जो है इसका, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इसमें क्या होता है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैसे दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरह से कि जो NADH और FADH के मालिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं, और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको कैरी करते हैं। ठीक है, कैरी किए जाते हैं। वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कौन उनको कैरी करता है, जो उनको कैरी करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो NADH जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुआ था, और उसके साथ FADH2 का मालिक्यूल्स ये भी क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुआ है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी और ये जब इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ हो और उसके साथ ही ATP की सिंथेसिस हो गई। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द चेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइंस कंबाइन विद मालिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। तो फिर क्या होगा, इसमें चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइन मिलेंगे और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मालिक्यूल बना देंगे। अब अगर इस इक्वेशन में देखें, NADH और प्लस FADH2 के मालिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन्स, जब इनमें ऑक्सीजन एंटर हुआ तो क्या हुआ, इसमें वाटर मालिक्यूल, ATP मालिक्यूल, NADH एंड FADH का मालिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। ATP मालिक्यूल जो कि हमें सेल की एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इसके साथ NADH जो कि निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह से FADH जो है ये भी फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों क्या हैं, एक को इंजाइम हैं, और इनकी ये एबिलिटी होती है जब ये हाइड्रोजन को लेते हैं तो उसके साथ क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं, किसमें, NADH एंड FADH2 में ये रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक हमारा पूरा मैकेनिज़्म है रिस्पायरेशन का, जिसमें क्या होता है कि फूड की किस तरह पहले ब्रेक डाउन हुई, ग्लाइकोलाइसिस हुई, उसके बाद किस तरह क्रेब्स साइकिल में एंटर हुए, वहाँ से क्या हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये पूरे हमारा 3 स्टेप्स में क्या होते हैं, ये हमारा मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन है कि फ़ूड की ब्रेक डाउन होना और उसके साथ आगे एनर्जी का हासिल करना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन, कि हम देखते हैं कि जितने भी इन पूरे स्टेप्स में जो मालिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए उससे कितने ATP के मालिक्यूल हमें मिलते हैं जो कि सेल की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH का मालिक्यूल बना, इसने कितने मालिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस किए, 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो NADH का मालिक्यूल है उसने 3 मालिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट किए। ठीक है, NADH जनरेट्स 3 मालिक्यूल्स ऑफ ATP। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें, ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्रोड्यूस हुए, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH का मालिक्यूल है उसने 2 ATP के मालिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया। होते ये 3 ही हैं, लेकिन इसमें से जो एक मालिक्यूल है ATP का, वो किस चीज़ में हो जाता है कन्वर्ट, वो किस चीज़ में यूटिलाइज हो जाता है, इस स्पेंड टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनको इन ATP मालिक्यूल्स जो कि 3 प्रोड्यूस हुए, उसमें से जो एक है, इन 2 को कैरी करने के लिए, इन 2 को ट्रांसफ़र करने के लिए एक यूटिलाइज हो गया और पीछे 2 मालिक्यूल्स बच जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH के मालिक्यूल्स हैं उसने भी 3 ATP के मालिक्यूल्स को जनरेट किया, उसमें से एक जो है मालिक्यूल वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से इनको क्रॉस करने के लिए यूटिलाइज हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो FADH2 का मालिक्यूल्स थे उसने क्या किया, उसने 2 ATP के मालिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया। अगर हम टोटल आउटपुट देखें ATPs की, कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें डाटा से कि हमारे पास कितने आते हैं, तो हम नोट करेंगे कि नोट दैट ड्यूरिंग एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मालिक्यूल्स ओनली 2 ATP मालिक्यूल्स आर गेन्ड एज इन नेट प्रॉफिट।
ठीक है। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें टोटल हमें जो है कितने, सिर्फ 2 मालिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्यों इस तरह से होता है? इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती, वहाँ पे जस्ट क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिसके नतीजे में 2 मालिक्यूल्स एटीपी के हमें गेन होते हैं। ये तो हो गया हमारे पास कि हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 मालिक्यूल्स गेन हुए। और अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन की तो हम देखेंगे कि उसमें टोटल कितने मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें मिलते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें, एनर्जी चार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, हमें पता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इसमें 2 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। ठीक है, जब 2 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट हुए तो इसके साथ 2 NADH के मालिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 2 NADH के मालिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP के मालिक्यूल्स डायरेक्ट बन गए यहाँ से, और इसके अलावा 2 NADH के मालिक्यूल्स भी बने। अब जिस तरह हम जानते हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरोविक एसिड बना, और वो पायरोविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। और इस दौरान एसिटाइल को एंजाइम में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 2 मालिक्यूल्स ऑफ NADH के प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, 2 मालिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस हो गए। जब ये एसिटाइल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गया, क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के बाद क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे 6 मालिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस हुए, और इसके साथ ही 2 मालिक्यूल्स ऑफ FADH2 प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये टोटल मालिक्यूल्स हो गए। जब ये वाले मालिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे तो ये किस में एंटर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएंगे। अगर हम इस तरह नेक्स्ट देखें कि जो ये फर्स्ट वाले 2 NADH मालिक्यूल हैं, हमें पता है कि एक NADH का मालिक्यूल 3 मालिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है, जो कि अभी हमने फर्स्ट लाइन में सबसे पहले ये डिस्कस की कि NADH का मालिक्यूल्स जो है कितने मालिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करते हैं, 3। तो इसका मतलब है जब यहाँ पे 2 मालिक्यूल्स हैं NADH के, उन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे टोटल 6 मालिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट, एसिटाइल को एंजाइम से जो 2 NADH के मालिक्यूल बने, तो एक NADH का मालिक्यूल 3 ATP के मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे NADH के मालिक्यूल्स 2 हैं। जब उस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 6 मालिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट हो गए। थर्ड वन, जब 6 NADH हैं, 6 NADH को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 NADH का मालिक्यूल जो है 3 ATP के मालिक्यूल जनरेट करता है। जब हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 ATP के मालिक्यूल्स जनरेट हुए। लास्ट हमारे पास है 2 FADH2। FADH2 का जो मालिक्यूल्स होता है वो 2 ATP के मालिक्यूल जनरेट करता है। स्टूडेंट्स, बेटा आपको ये समझने के लिए जो अभी मैंने ऊपर पैराग्राफ को रीड आउट किया, वहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में कि NADH प्रोड्यूस 3 ATP मालिक्यूल और FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP मालिक्यूल। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हैं हम उसको ATP से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल ATP के मालिक्यूल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखा लास्ट वन 2 FADH2 के जो मालिक्यूल्स हैं, इसने कितने 2 ATP मालिक्यूल्स प्रोड्यूस किए। जब हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ATP मालिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अगर हम इन सबको प्लस करें या फर्स्ट से जो डायरेक्ट 2 ATP के मालिक्यूल्स, ये 2 ATP के मालिक्यूल्स, नेक्स्ट यहाँ पे जो 6 हैं ये 6 ही हैं, लेकिन ये जो 2 हैं वो इनको मल्टीप्लाई करने से हमने देखा 6 हैं, लेकिन यहाँ पे 4 इसलिए लिखा गया है कि इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 वहाँ पे यूटिलाइज हो गए, इसीलिए यहाँ पे हमने 4 लिखे हैं। 4 ये वाले मालिक्यूल्स, 6 ATP के मालिक्यूल्स, 18 एंड 4। जब हम इन सबको प्लस करें तो हमारे पास आते हैं 38 मालिक्यूल्स। ठीक है, 38 कब आते हैं, जब मैंने टोटल फर्स्ट में भी 6 लिखा, लेकिन इसमें से जब 2 मालिक्यूल्स इनको ट्रांसपोर्ट करने में यूटिलाइज हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 36 ATP मालिक्यूल। तो हमारे पास टोटल नेट यील्ड हो गई 36 ATP मालिक्यूल, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया जब फूड को ऑक्सीजन के साथ मिलके कितने मालिक्यूल्स 36 एटीपी के मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में, और अगर एनारोबिक की बात करें तो उसमें 2 एटीपी के मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा ये रिस्पायरेशन का मेकनिज़म और ओवरऑल हमें कितना जो है ये बजट जो है हमें एनर्जी रिस्पायरेशन में हमें कितने मालिक्यूल्स गेन होते हैं, तो ये आज हमने इसको डिस्कस किया। तो अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे एक टेबल है हमारे पास 7.1, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन सी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। अब आपको पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन दोनों जो हैं ये मेटाबॉलिज्म है। क्या है ये? केमिकल सीरीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो अगर हम फ़ोटोसिंथेसिस को देखें तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म मींस कि ये स्मॉलर मालिक्यूल से मिलने के बाद आगे ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जबकि रिस्पायरेशन क्या है? ये कैटाबॉलिज्म है, यानी ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। अगर एनर्जी इन्वेस्टमेंट देखें, प्रोडक्शन देखें तो कितनी होती है? इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में जो है लाइट एनर्जी जो है बॉन्ड्स में स्टोर हो जाती है, जबकि अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी, वो वाली एनर्जी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है रिस्पायरेशन के दौरान। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ अब इसमें से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं? कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और सब प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। जबकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी, ये सब इसको कैरी आउट करते हैं। साइट ऑफ अकरेंस फोटोसिंथेसिस आपको पता है कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। जबकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टाइम ऑफ अकरेंस आपको पता है फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब लाइट हो, दिन के वक्त ही होती है। और जब रिस्पायरेशन है ये चाहे दिन हो या रात हो, ये हर वक्त रिस्पायरेशन ऑल द टाइम कैरी आउट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है 7.2, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, येस, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नंबर ऑफ़ एटीपी नेट, ये प्रॉफिट अगर हम देखें, अभी हमने जिस तरह पूरी एक चार्ट पढ़ा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में 36 मालिक्यूल्स बनते हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो है जस्ट 2 मालिक्यूल्स हमें मिलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में? एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है वाटर मालिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं और उसके साथ वाटर मालिक्यूल बनती है। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती, तो इसमें जिस लैक्टिक एसिड और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। ये होते कहाँ पे हैं? अभी हमने डिस्कस किया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगी, जबकि वहाँ से फिर आगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि इनको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लेकर जाने के लिए 2 एनर्जी के मालिक्यूल्स एटीपी यूटिलाइज भी होते हैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाने में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये जस्ट साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ही होगी। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है ये एरोबिक रिस्पायरेशन, और एनारोबिक जो है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, वो एरोबिक जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और एनारोबिक जो है जस्ट जो एनारोब्स हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन को कैरी आउट करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम यूज़ होता है, और उसके अलावा सोर्स ऑफ में प्रोडक्ट इथेनॉल या फिर चीज़, और जो हमने बाकी सारी प्रोडक्ट्स पढ़ी थी वो इससे बनती हैं। तो बेटा हमारा यहाँ पे आज चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स को याद करना है, समझना है, बार बार सुनना है, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। और उसके अलावा आपका जो रिटन वर्क है वो आपका है 7.12 फिग 7.12 मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। आपने इसको याद करने के बाद ड्रॉ करनी है, लिखनी, और हमें ये वर्क चेक करवाना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।